हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला अपनी बेटी रवि के साथ पुणे में रहा करती थी। सरला बहुत अमीर थी। सरला को अमीर होने का बहुत घमंड था। वो आए दिन अपने से छोटे लोगों की बेइज्जती करती। ऐसे ही एक दिन सरला अपने बेटे रवि के साथ एक कैफे में जाती है। रवि बेटा जा जाकर ऑर्डर देकर आ। माँ आप खुद ही बोल दो ना, आप देख ही रही हो कि मैं फोन में कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर नहीं दे सकता है, लेकिन किसी वेटर को तो आवाज लगा दे, बाकी ऑर्डर तो मैं खुद ही दे दूंगी। माँ आप भी एक काम खुद नहीं कर सकती हो, हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहती हो। रवि सरला को इतना कहकर वेटर को बुला कर लाता है। सरला की पड़ोसन विमला की बेटी उसी कैफे में एक वेटर का काम किया करती थी। सरला का ऑर्डर लेने के लिए रिया आती है। जी मैम बताएं, आपके लिए क्या लाना है? तुझे मैंने कहीं देखा है, तू मेरे घर के आसपास ही रहती है ना? मुझे नहीं पता मैम कि आपने मुझे कहाँ देखा है, लेकिन मैंने आपको कहीं नहीं देखा है। एक मिनट, तू तो वही मेरी करीब पड़ोसन विमला की बेटी है। तू यहाँ काम करती है? तुझे इस कैफे में किसने काम दे दिया? अब हम अमीर लोग तो जैसे गरीब लोगों के हाथ का खाना खाएंगे क्या? माँ आप कैसी बात कर रही हो? आप यहाँ भी अपने अमीर होने का घमंड करने बैठ गई। चुप कर, तुझे क्या पता, ये गरीब घर की लड़कियां हैं। यहाँ काम करने के बहाने ना अमीर घर के लड़कों पर डोरे डालती हैं। एक्सक्यूज मी, आप जरा अपनी जुबान को लगाम दीजिए। मैं यहाँ काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती रहूंगी। देखो तो एक वेटर की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। अपने यहाँ पर कस्टमर से ऐसे ही बात करते हो क्या तुम लोग? आप जैसे कस्टमरों के साथ ऐसे ही ट्रीट करनी चाहिए जो अपने पैसों पर उछलती हैं। सबकी वक्त वक्त की बात होती है। अपने पैसों पर इतना घमंड मत करो कि कल कुछ हो ही ना आप पर। पर क्या? आगे बोल। अगर मैं अभी चाहूँ ना तो ये पूरा कैफे खरीद सकती हूँ। आप जैसी घमंडी औरत को इसके अलावा आता ही क्या है? धमकी धमकी बस धमकी। बहुत हो गया, तू अपने मैनेजर को बुला। अभी के अभी तुझे नौकरी से निकलवाती हूँ, फिर 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रही हो। माँ आप खामखा इतना बवाल कर रही हो, छोड़ो जाने दो। आप अपना बड़ा दिल करके माफ कर दो। तू चुप कर। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मुझे वक्त का ताना दे रही है। सरला इतना बोलकर कैफे के मैनेजर को बुलाती है और रिया को जॉब से निकलवा देती है। रिया को सरला पर बहुत गुस्सा आता है और वो सरला को घूरते हुए चली जाती है। रिया अपने घर पहुंच जाती है और अपने कमरे में सो जाती है। कुछ देर बाद रिया की माँ विमला आती है और रिया को घर में देखकर कहती है, रिया तू घर में? लेकिन आज तो तेरी जॉब का पहला दिन था। माँ आपको तो पता है ना कि मैं किसी की गलत बात को सुन नहीं सकती, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। पर हुआ क्या ये तो बता। माँ वो अपनी अमीर घमंडी सरला आंटी है ना, वो आज कैफे आई थी और उनसे मेरी बहस हो गई। वो अपने आप को समझती क्या है? अगर वो अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी गरीब का मजाक उड़ाएंगी। अच्छा बेटा, इंसान को कभी भी अपना भूतकाल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सब वक्त वक्त की बात होती है। अगर आज के वक्त ने ज्यादा पैसा दे दिया है तो कल वही वक्त वापस भी छीन लेगा। जहाँ वो इतना खड़ूस है, वहीं उनके बेटे में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। वो तो बहुत ही सीधा साधा है। ये सब छोड़, लेकिन अब तू ये बता कि आगे क्या करेगी? तू ही काम नहीं करेगी तो अपना घर कैसे चलेगा? माँ मैं दूसरी जॉब देख रही हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे पास जितना है उसमें ही काम चलाना होगा। लेकिन आप चिंता मत करो, मैंने एक कंपनी में अपना रिज्यूम दे दिया है। जैसे ही वहाँ मेरा सिलेक्शन होगा वैसे ही आपका वक्त बदल जाएगा। ठीक है बेटा। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में खाना बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है। वक्त के साथ साथ रिया बहुत जगह इंटरव्यू देती है, लेकिन उसका सिलेक्शन कहीं नहीं होता। ऐसे ही एक दिन रिया बाजार से अपने घर जा रही थी, तभी सरला की नजर रिया पर जाती है। हाय हाय, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। लोग अपने मनु शक्ल के साथ अमीर लोगों के आगे से गुजर जाते हैं। कोई लाज शर्म तो है ही नहीं। अगर मैं ऐसी लड़की की जगह होती ना, जिसको जॉब से निकाल दिया गया, तो मैं कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरती। हाँ? हे भगवान, कुछ अमीर लोगों को पैसों की जगह अक्ल दे देते तो उनको ये चीजें पता होती कि अभी दिन के 1 बज रहे हैं, ना कि सुबह हो रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि अमीर लोगों की तिजोरी में जैसे जैसे पैसा भरता है,
वैसे वैसे उनकी बुद्धि भी मोटी होने लगती है। हमारी तिजोरी में बहुत पैसा है, अगर किसी को जरूरत हो ना तो हमसे मांग ले, लेकिन भीख मांग कर। अपनी तिजोरी संभाल कर रखे, कहीं कभी चोरी हो गई तो सारा घमंड धरा का धरा ना रह जाए। वक्त वक्त की बात है, जहाँ एक बार पैसा गया ना फिर कहीं की नहीं रहेंगी। ऐसे गरीब लोगों की नजर हमेशा अमीर लोगों के पैसों पर ही होती है। सरला रिया को बुरा भला बोलती है, लेकिन वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और घर चली जाती है और गुस्से में खुद से बोलती है, ये बुढ़िया अपने आप को समझती क्या है, ज्यादा अमीर अमीर करती है ना। भगवान करे इसके घर में चोरी हो जाए, फिर पता चलेगा इसको। क्या हुआ, किस पर इतना गुस्सा उतार रही है? आज फिर किसी से लड़कर आई है क्या? माँ वो ही अपनी घमंडी पड़ोसी आज भी मुझे ताने दे रही थी, अगर मुझे एक खून माफ हो ना तो मैं सबसे पहले उसका खून कर दूं। जाने दे बेटा, उसको कोसने दे, क्या होगा, तू खुद अपना खून जला रही है। तुझे बोला ना वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का बदलता है। माँ मुझे उसके वक्त बदलने का इंतजार है बस। जिस दिन उसका वक्त बदल जाएगा ना उस दिन उसकी इतनी बेइज्जती करूंगी ना कि वो खुद चुल्लू भर पानी में डूब जाएगी। उसके बारे में इतना मत सोच, तू अपने काम पर ध्यान दे और अच्छी जगह नौकरी पर लग जा। विमला रिया को समझाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रिया की जॉब पुणे की एक बहुत अच्छी कंपनी में लग जाती है। जहाँ पर रिया की जॉब लगती है वहीं रवि भी काम करता था। ऐसे ही एक दिन रवि रिया से कहता है, हे रिया, मुझे पहचाना तुमने? नहीं, आप कौन? मैं तुम्हारे ही पड़ोस में रहता हूँ। तुम्हें याद होगा, तुम एक कैफे में काम करती थी जहाँ पर एक औरत से तुम्हारी बहस हो गई थी। अच्छा वो औरत जो झिंगूर सी दिखती है और उसको पैसे का बहुत घमंड है, उस औरत को तो मैं कभी ना भूलूं। वो मेरी माँ है। मैं मानता हूँ कि उनमें थोड़ा पैसे का घमंड है, लेकिन वो झिंगुर जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। पर मुझे तो लगती है, अब इसमें तुमको अच्छा लगे या बुरा, पर वो औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिया इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। रवि को रिया से प्यार हो जाता है। ये सब बात रवि सरला को बताता है, लेकिन सरला ये कहकर मना कर देती है कि वो लोग गरीब हैं। ऐसे ही एक रात सरला अपने घर में सो रही थी, तभी उसके घर में कुछ चोर आते हैं और उसकी तिजोरी से सब चोरी करके ले जाते हैं। सरला जब उठती है तो अपनी तिजोरी को खाली देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, करम जले चोर मेरे घर का सारा पैसा ले गए। हाय दैया, मैं तो गरीब हो गई, क्या करूंगी मैं अब। सरला की आवाज सुनकर सारे मोहल्ले वाले उसके घर आते हैं और आकर बातें बनाने लगते हैं। इसी बीच रिया और विमला आती है और रिया मजाक बनाते हुए कहती है, क्या हुआ, अमीर लोगों के घर में चोरी हो गई क्या? ये तो होना ही था। अपने पैसों का जिसको सबसे ज्यादा घमंड होता है ना, उसके साथ तो ऐसा ही होता है। देख लिया ना, एक बार में ही वक्त बदल गया। कल इतना पैसा था कि जमीन पर पैर नहीं रखती थी और आज इतनी गरीब हो गई हो कि जमीन पर बैठना पड़ रहा है। रिया की बात सुनकर सरला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रिया और उसकी माँ से माफी मांगती है। हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है, एक समय पर मेरे पास पैसा था और घमंड करने से सारा पैसा एक बार में ही खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं सब वक्त वक्त की बातें होती हैं। आज जो है क्या पता वो कल रहे या ना रहे। रिया ये बोलकर अब सरला को माफ कर देती है। भले ही वो छोटी थी, लेकिन सरला को एक अच्छा सबक सिखाती है, जिसके बाद सरला कभी भी अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करती। कामना अपनी बेटी प्रीति के साथ अपनी नई नवेली बहू सोना का स्वागत करती है और उसको आराम करने कमरे में भेज देती है और कुछ देर बाद अपनी बेटी प्रीति को दूध के गिलास लिए उसके भाई मयंक और भाभी के कमरे में भेजती है, जहां दरवाजे पर पहुंचकर प्रीति दरवाजे को खटखटाते हुए बोलती है, भाभी भैया क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे हाँ छोटी, आजा। ये माँ ने आप दोनों के लिए दूध भेजा है, पी लीजिएगा। और भाभी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे आवाज लगा दीजिएगा। ओहो, आते ही भाभी की इतनी खातिरदारी। सही है, भाभी के आने के बाद ना तू तो अपने भाई को भूल ही जाएगी। क्या भैया, एक बहन क्या अपने भाई को भूल सकती है? लेकिन भाभी अभी नहीं है तो उनको इस घर में एडजस्ट होने में समय लगेगा, इसलिए उनको हमारी मदद की जरूरत है। मैं समझ गई प्रीति, अब ये दूध का गिलास वहाँ टेबल पर रख दो और जाओ। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आवाज लगा दूंगी। ठीक है भाभी। प्रीति दूध के गिलास रख के वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सोना
अपने पति मयंक से शादी से पहले सुनी एक अफवाह के बारे में पूछते हुए बोलती है। मयंक, मैंने शादी से पहले कुछ सुना था, वो ये कि प्रीति माँ जी की नाजायज। सोना, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और जो तुमने सुना है ना वो सब गलत है। और ना अब तुम इस घर की बहू हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, इस घर की इज्जत बनाए रखना ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए कुछ ऐसा वैसा मत करना कि बात घर पे और घर की इज्जत पे आ जाए। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब मुझे नींद आ रही है और मैं चला सोने के लिए। मयंक अपनी शादी की पहली रात ऐसे गुस्से में सो जाता है जिसके कारण सोना के मन में और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है, ये जानने के लिए कि जो उसने सुना है वो सच है या नहीं। अगले दिन सुबह सोना उठकर रसोई में जाती है जहाँ कामना पहले से मौजूद होती है और वो प्रीति को जबरदस्ती जूस पिला रही होती है। और वहाँ सोना के आने पर वो उसे देखकर बोलती है, अरे बहू तू आ गई, अच्छा किया, आज पहली रसोई की रस्म करके कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दियो। ठीक है माँ जी, लेकिन प्रीति को आप जबरदस्ती जूस क्यों पिला रही थी? वो ये बहुत कमजोर है ना, खाती पीती नहीं है, इसीलिए मैं रोज सुबह इसको बनाना शेक बनाकर पिलाती हूँ। अच्छा, तो क्या और बनाया है आपने बनाना शेक? वो मयंक जी को भी बहुत पसंद है। नहीं भाभी, माँ मेरे लिए बस एक गिलास बनाती है रोज। अगर भाई को पीना है तो आप बना दीजिए, केले रखे हैं। माँ आप चलो ना, मेरे सर में ऑयलिंग कर दो। चल। कामना और प्रीति वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सोना अपनी सास का ये बर्ताव देखकर बोलती है, माँ जी को प्रीति से बड़ा ही प्यार है। अरे एक गिलास अपने बेटे के लिए खुद शेक नहीं बना सकती। अब तो जो सुना था उस पर यकीन सा होने लगा है। माँ जी की ये बेटी उनकी नाजायज बेटी ही है शायद, जब भी माँ जी उसको इतना प्यार देती हैं। सोना अपने मन में ये सब सोच सोच के अपनी ननद प्रीति और सास के खिलाफ मन में नफरत पालने लगती है। समय ऐसे ही गुजरता है और एक शाम कामना हॉल में बैठी कुछ लड़कों की तस्वीर देख रही होती है। तभी वहाँ सोना आती है और बोलती है, माँ जी क्या हुआ, इस उम्र में किसकी तस्वीर को निहार रही हो? अरे बहू, मैं अपनी प्रीति के लिए लड़के की तलाश में हूँ। ये पंडित जी ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं, उनमें से देख रही थी कौन सा लड़का सही रहेगा, लेकिन मुझे तो एक भी पसंद नहीं आया। अच्छा माँ जी, जरा मुझे भी तो दिखाइए फोटोज। सोना कामना से लेकर फोटोज देखती है तो उसको तो सारे ही लड़के पसंद आते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि उसकी सास को एक भी लड़का पसंद नहीं आया। इसीलिए वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी इतने अच्छे लड़के हैं तो क्या ही दिक्कत है? इनमें से किसी भी लड़की की अच्छी नौकरी नहीं है ना, और मैं अपनी प्रीति को ऐसे ही किसी भी घर में नहीं भेजूंगी। अरे इतने सपने सजाए हैं मैंने अपनी बेटी के लिए। नाजायज बेटी के लिए इतना सब कुछ सोच कर रखा है और जायज बेटी के लिए कुछ करके राजी ही नहीं है। वैसे माँ जी, मयंक जी को कुछ पैसों की जरूरत थी, शादी के बाद कुछ कर्जा हो गया, तो क्या आप उनको दे देंगी? अरे सारा खर्चा तो मैंने किया था, फिर उसने क्यों कर्जा लिया? मैं नहीं देने वाली, इस लड़के के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। इतना बोलकर कामना कमरे में चली जाती है और ये सब देखकर सोना को बहुत गुस्सा आता है और समय के साथ साथ उसके मन की नफरत को और बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि एक दिन जब गली में साड़ी बेचने वाला आता है तो कामना अपनी बहू की जगह बेटी को साड़ियाँ दिलाने लगती है। ये सब देखकर दूर खड़ी सोना जल भुन रही होती है। तभी उसके पास उसकी पड़ोसन मधुरिमा आती है और बोलती है, अरे बेचारी सोना बहू, मुझे तो तुम्हारी हालत पर तरस आता है। अपनी सास के नाजायज बेटी को इतनी ऐश करते देखकर तुमको कितना बुरा लगता होगा ना। आजकल तो लोग जायज को इतना हक नहीं देते हैं जितने कामना ने अपनी इस नाजायज बेटी को दे रखे हैं। आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? प्रीति कोई नाजायज नहीं है। तुझे क्या पता बहू, 19 साल पहले अचानक ही एक बच्ची रातों रात कोई इनके पास छोड़ गया। पक्का तेरी सास का जिससे अफेयर था वही अपनी और कामना की नाजायज औलाद को यहाँ छोड़ गया। उसके बाद तो भाई साहब भी बीमार रहने लगे थे और कुछ समय बाद वो चल बसे। सदमा लगा होगा ना उनको अपनी बीवी की नाजायज बेटी देखकर। सोना अब लोगों की बातों पर विश्वास करने लगी थी, जिसके चलते वो एक दिन प्रीति पर गुस्सा करती है। और ऐसे ही एक शाम जब वो कमरे में नहीं होती तो प्रीति उसकी अलमारी से कुछ एक साड़ी निकाल कर ले आती है और उसकी एक दोस्त की शादी में जाने के लिए पहनकर तैयार होकर नीचे हॉल में आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? आपने जो मुझे साड़ियाँ दिलाई थी ना, उससे अच्छी मुझे भाभी की साड़ियाँ लगी तो मैंने पहन ली। बहुत सुंदर लग रही है मेरी बेटी, लेकिन बेटी जल्दी वापस आ जाइयो। और हाँ, अभी मयंक आता होगा काम से, वो तुझे छोड़ आएगा शादी में। रसोई से आती सोना अपनी सास की ये बात सुनकर उसका जवाब देते हुए बोलती है,
मयंक जी पूरा दिन काम करके शाम को महारानी को छोड़कर भी आए हैं। ये सही है क्या माँ जी? ये क्या प्रीति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की? तुमने मुझसे पूछा लेने से पहले? भाभी, जब मैं आई थी तो आप अपने कमरे में नहीं थी, इसलिए मैंने ये पहन ली। माफ कर दो, पूछा नहीं। इस घर के चीजों पर अपना हक जमाना बंद करो, समझी तुम? सब कुछ तुमको मिल ही रहा है, कम से कम जो मेरा है वो मेरे और मयंक जी के पास ही रहने दो। बहू, ये क्या कह रही है? अरे प्रीति तेरी ननद है, अगर उसने तेरी साड़ी पहन भी ली तो क्या हो गया, साड़ी ही तो है, तू नहीं ले लियो। मैं कहाँ से नहीं ले लूं? आपको अपनी नाजायज बेटी को सब कुछ दिलाने से फुर्सत मिले तब पता चले ना आपको कि इस घर में आपका एक जायज बेटा और बहू भी है। बहू, ये क्या बकवास कर रही है? तेरी साड़ी क्या पहन ली प्रीति ने? तूने ये बकवास करना शुरू कर दी। प्रीति जा, इसकी साड़ी उतार कर इसके मुंह पर मार, मैं तुझे नहीं दिला दूंगी। नहीं माँ, भाभी को कहने दो। क्या कहा भाभी आपने? मैं माँ की नाजायज बेटी हूँ? माँ, क्या ये सच है? ये सच नहीं है, बहू बकवास कर रही है। तू जाकर इसकी साड़ी उतार कर दे इसको। सच में माँ जी, आप अपनी इस नाजायज बेटी के लिए अपनी जायज बहू को इतना सुना रही हैं? सच में आज तो हद ही हो गई। सोना। दरवाजे पर खड़ा मयंक गुस्से में अंदर आता है और अपनी पत्नी सोना के एक थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, तुमने आज जो बात उछाली है ना, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। भैया, भाभी को चुप करवाने से अच्छा है मुझे सच बताओ, क्या मैं माँ की नाजायज बेटी हूँ? बोलो ना भैया। नहीं प्रीति, तुम माँ की नाजायज बेटी नहीं हो, बल्कि हमारी माँ हमारी सगी माँ नहीं है। पापा की माँ से दूसरी शादी हुई थी और मैं उनकी पहली पत्नी का बेटा हूँ, और तुम उनके दोस्त की बेटी हो। 19 साल पहले पापा की दोस्त की डेथ हो गई थी और उसके बाद वो तुम्हें अपने साथ लेकर आए थे। तुम तब बहुत छोटी थी, इसलिए उन्होंने माँ को बोला कि कभी तुम्हें पता न चलने पाए कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। लेकिन 1 साल की बेटी के अचानक मेरी जिंदगी में आने के बाद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि ये मेरी नाजायज औलाद है, क्योंकि मयंक के पापा की तबीयत खराब होने के कारण वो इस दुनिया से चल बसे, और सबको लगा कि मेरी नाजायज बेटी के सामने आने से उनकी तबीयत खराब हुई। क्या मतलब मैं आपकी और पापा की बेटी नहीं हूँ? तो आप लोगों ने सच क्यों नहीं बताया? क्यों सुना जिंदगी भर कि आप एक नाजायज बेटी को पाल रही हैं? तुमको और मयंक को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है, और मैं कभी ये सच सामने नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन इसी घर के एक इंसान को हमारे घर की शांति बर्दाश्त नहीं थी। सारा सच सामने आने के बाद सोना को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी सास और ननद से माफी मांगती है। उस दिन कामना और प्रीति तो सोना को माफ कर देती हैं, लेकिन प्रीति अब शायद अपनी माँ के साथ पहले जैसी कभी नहीं हो पाती, और ना चाहते हुए भी एक झूठी अफवाह माँ बेटी के रिश्ते में खटास ला ही देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।